अब आप लोग सीएपीएफ पे बात करते हैं। सीएपीएफ आप सभी जानते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, यानी सहायक सेनानी। एक गेजेटेड ऑफिसर की रैंक है, 5400 का ग्रेड पे है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पेपर 1 पेपर 2 सिंगल डे एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है सेम प्रोसेस में, और उसके बाद आपका एक यूपीएससी इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, जिसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आती है, जिसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको एक फोर्स अलोकेट की जाती है ऑन बेस्ड अपॉन योर मार्क्स। सभी को पता है। पेपर 1 125 मार्क्स, ऑल जीएस प्लस रीजनिंग मैथ्स। आप सभी के ऑब्जेक्टिव पेपर ये होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 125, जो 250 नंबर का होता है, 2 नंबर का एक। पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर होता है, इसमें आपको लेखन आवश्यकता होती है, तर्क आवश्यकता होती है, और ये आपका 200 नंबर का होता है, जिसमें आपके 6 ऐसे दिए जाते हैं, जिसमें से 4 आपको करने होते हैं, 2 काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आपको लिखनी होती हैं, 2 रिपोर्ट्स आपको लिखनी होती है, और बाकी ग्रामर का पोर्शन होता है, जिसमें प्रीसी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर होती है। उन 200 मार्क्स में से 140 मार्क्स प्योरली आपकी स्किल्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनका ड्राफ्ट भी आपको अपने हाथों से लिखना होता है। जिसमें 4 ऐसे 80 मार्क्स 80 नंबर के, 2 रिपोर्ट्स 20 मार्क्स 20 नंबर की, और 2 आर्ग्यूमेंट्स 40 मार्क्स यानी कि 40 नंबर की। तो 140 नंबर आप पूर्णतया अपने हाथ से लिखते हैं। बाकी जो 60 मार्क्स हैं उसका ड्राफ्ट वो आपको प्रोवाइड करते हैं, वो सिर्फ आपको पढ़ना है और लिखना है, उसमें आपकी अपनी सोच शामिल नहीं होती। ठीक है। तो 140 में थॉट प्रोसेस भी आपकी, वर्ड्स भी आपके, सब कुछ आपका। बाकी 60 मार्क्स में, बाकी 60 मार्क्स में केवल और केवल नॉलेज आपकी, वर्ड्स उनके, फॉर्मेट उनका, कंटेंट उनका, इंस्ट्रक्शंस उनकी। तो हम बात करेंगे इन 140 मार्क्स पे, क्योंकि बाकी तो जब फॉर्मेट उन्होंने दिया, ऑर्डर उन्होंने दिए, तो हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हमें तो सिर्फ जो ऑर्डर उन्होंने दिया है वो फॉलो करना है ना। तो हमारा मेजर चैलेंज होता है 140 मार्क्स, जिसमें 4 ऐसे, 2 रिपोर्ट और 2 आर्ग्यूमेंट होती है। अब सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि पेपर 2 हो ही क्यों रहा है, आवश्यकता क्या है इसकी, क्यों कराया जा रहा है, बच्चों को फेल करने के लिए? पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारे पास हो जाते हैं, चलो कोई एक ऐसा पेपर ले गया था जिसमें आधे फेल हो गए। तो पेपर 2 की जो आप लोगों की डिमांड है, वो इसलिए है ताकि वो आपकी तर्क शक्ति और आपकी लेखन शक्ति को परख सके, आपकी राइटिंग स्किल्स यानी कि लेखन शक्ति को परखा जा सके। अब कौन सी लेखन शक्ति का परीक्षण कौन से प्रश्न से होगा, यह आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्यों लिखाया जा रहा है, निबंध क्यों लिखाया जा रहा है, रिपोर्ट्स क्यों लिखाई जा रही है, और आर्ग्यूमेंट क्यों लिखाई जा रही है, यह आपको पता होना चाहिए। तो उन पे बाद में आएंगे, पहले जैसे पेपर 2 बता रहे हैं कि डिमांड क्या है, कि लेखन शक्ति, तर्क शक्ति, साथ में एक वर्ड आता है कम्युनिकेशन। पता है कम्युनिकेशन, कि आपकी कम्युनिकेशन पावर्स क्या है। आप किसी से कम्युनिकेट कर पाते हो, लेकिन कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन राइटिंग, कि आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो आप किसी को लिख करके समझा सकते हो। तो राइटिंग कम्युनिकेशन का आपका ये पेपर होता है। अब राइटिंग कम्युनिकेशन में जब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, तो बेसिक कम्युनिकेशन आपने, जिन्होंने ये पढ़ रखा है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, उन्हें पता होगा। बाकी को नहीं पता है तो बता देते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, संचारण क्या है। कम्युनिकेशन किन्हीं 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होने वाली जानकारी का आदान प्रदान करने का तरीका है।
ये रिटर्न फॉर्मेट में हो सकता है, यानी कि लेखन में हो सकता है, ये वर्बल हो सकता है, बोल करके हो सकता है, या फिर ये प्रदर्शित चिन्हों से हो सकता है, यानी कि इशारों से हो सकता है। क्लियर? अब कम्युनिकेशन को कुछ अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग टाइप्स से। जैसे एक कम्युनिकेशन का एक पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरे को कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक को कहते हैं एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, एक को कहते हैं कॉन्टेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब हम कम्युनिकेशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड को पढ़ते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, तो हमें समझना होता है कि कौन सा तरीका लिखने का या बोलने का अपवर्ड में जाएगा और कौन सा डाउनवर्ड में जाएगा। जब अपवर्ड का मतलब होता है हायरार्की अपवर्ड, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ रैंक पे चलते हुए। आप लोगों को जो भी रैंक सिस्टम पता हो, अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल में जो सिस्टम होता है विद्यार्थी का मॉनिटर से, मॉनिटर का टीचर से, टीचर का क्लास टीचर से, और क्लास टीचर का प्रिंसिपल से, ऐसे ही होता है हायरार्की। अगर आप पुलिस में बात करते हैं तो कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल टू एएसआई टू इंस्पेक्टर, देन डीएसपी, देन एएसपी, देन एसपी, देन एसएसपी, देन डीआईजी, देन आईजी, देन एडीजी, देन डीडीजी, देन डीजी। मतलब हायरार्की, एक क्रमबद्धता। तो जब हम अपवर्ड की बात करेंगे तो हम बात करेंगे ऊपर जाने वाले कम्युनिकेशन की, यानी कि उस हायरार्की में नीचे से ऊपर की तरफ जो वार्तालाप या जानकारी या इंफॉर्मेशन गई। जब डाउनवर्ड की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आने की तरफ। तो जब हम कहेंगे अपवर्ड मतलब कांस्टेबल से डीजी की तरफ, और जब कहेंगे डाउनवर्ड मतलब डीजी से कांस्टेबल की तरफ। क्लियर? तो आप लोग अपनी तरफ से हमें बताइए, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा, जब कम्युनिकेशन अपवर्ड होगा यानी कांस्टेबल टू डीजी होगा, तो वो एक्सप्रेसिव होगा, बड़ा होगा, समझाने वाला होगा, या एक कंसाइज डॉक्यूमेंट होगा, इंफॉर्मेशन होगी। जिसको पता है हाथ उठाए। चलिए ब्रिजेश यादव जी आप बताइए। सर अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा ये एक्सप्रेसिव होगा, मीन्स उसको समझाना पड़ेगा। ओके, माही सिंह। सर ये कंसाइज्ड होगा, उसको कम करके बताना होता है। ओके, चलिए एक और से पूछ लेते हैं कि इसे प्रियम झा। जितने संक्षेप में बात कर सके वो बेटर होगा। संक्षेप में बात कर सकें, चलिए। तो 3 वोट लिए जिसमें से 2 वोट आए कि कंसाइज डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं। अगर इसका एग्जाम्पल आपको चाहिए तो बस ये बताइए कि जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है या एक्सप्रेसिव? बताइए माही सिंह जी आप बताइए। सर कंसाइज्ड होता है, वो बहुत बड़ी चीज को रिपोर्ट मतलब कम। कंसाइज डॉक्यूमेंट, सभी मानते हैं रिपोर्ट मतलब कंसाइज डॉक्यूमेंट, कंसाइज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो रिपोर्ट निचले पद का अधिकारी ऊपर वाले को लिखता है या ऊपर वाले का नीचे वाले को? रिपोर्ट तो अपने सीनियर्स को सबमिट की जाती है ना, नीचे से ऊपर रिपोर्ट जाती है। और एक्सप्रेसिव कब होगा? जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। यानी कि एक्सप्रेसिव कब होगा? जब कोई ऑर्डर पास किया जाएगा और वो जवानों तक आते आते समझाने वाली फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि जवानों को वो ऑर्डर समझाना पड़ेगा। जो भी कुछ नियमावली आई है, ऑर्डर आया है, वो समझाना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक्सप्रेसिव होगा और अपवर्ड कम्युनिकेशन कंसाइज होगा। समझ गए? लेकिन आप एज एन एसी, आप तो बीच में बैठे हो, आपके ऊपर भी बहुत लोग हैं, आपके नीचे भी बहुत लोग हैं।
तो आपको दोनों आने चाहिए, आने चाहिए ना दोनों। तो आप लोगों से रिपोर्ट भी लिखाई जा रही है और ऐसे भी। रिपोर्ट मतलब कंसाइज डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन देना सीनियर्स को, और ऐसे मतलब एक्सप्रेसिव इंफॉर्मेशन देना अपने जूनियर्स को, यानी समझाने वाली फॉर्म में। एग्री करते हैं? प्रॉपर वहां पे ऐसे नहीं लिखना होता। मैं बता रहा हूं कि आपसे ऐसे क्यों लिखाया जा रहा है कि आप थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बस इसलिए। फिर थर्ड आता है काउंटर आर्ग्यूमेंट। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्यों पूछी जाती है? ताकि आप बायसनेस के शिकार ना हो। क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो सिक्के के दोनों पहलू को समझ सकते हैं? क्या आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को लेकर के सोच सकते हैं, या फिर आप एक तरफ झुके हुए हैं, आपका झुकाव एक तरफ है? तो आप ऐसे लिखेंगे या रिपोर्ट, दोनों में ही जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो कहीं पे किसी के लिए भी बायसनेस का शिकार ना हो, किसी की तरफ ना झुके। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये जज करने में हेल्प करती है कि क्या आप पूरा सोच पाते हैं दोनों तरफ। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रेजुडिस हैं, जैसे आप अभी अपने लिए प्रेजुडिस बने बैठे हैं कि हमसे होगा, हमसे नहीं होगा। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप प्रेजुडिस हैं? तो आपसे काउंटर आर्ग्यूमेंट पूछी जाती है कि देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट बता पाएगा क्या। तो 140 मार्क्स का आपसे क्यों पूछा जा रहा है, कुछ समझे? कि एक ऐसा अधिकारी जो रिपोर्ट भी बना सके, एक ऐसा अधिकारी जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी लिख सके जो सबको समझ में आए, एक ऐसा अधिकारी जो बायसनेस का शिकार ना हो, जो पूरे सोचे समझे दोनों परिस्थितियों को नाप तोल कर बात करे। कभी भी ऐसा ना लगे कि वो सरकार की तरफ झुका हुआ है, कभी भी ऐसा ना लगे कि वो जनता की तरफ झुका हुआ है। एक ऐसा अधिकारी, समझे? तो कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कम्युनिकेशन में क्या क्या जाता है, उसी पे आपका डिपेंड करता है सारा का सारा पेपर, इवन आपका जीवन भी। अगर आपने अच्छे से कम्युनिकेशन करना सीख लिया तो आप जीवन में बहुत सफल हो जाओगे। तो आप लोगों का 140 मार्क्स का ये सब होगा, बाकी 60 मार्क्स का आपका ग्रामर होगा। हम आने वाले 7 दिनों में आपको दो दो दिन डेडिकेट करेंगे, 2 ऐसे के लिए, 2 रिपोर्ट्स के लिए, और 2 आर्ग्यूमेंट्स के लिए। और लास्ट दिन आपका एक फाइनल टेस्ट होगा पूरे पेपर का। ठीक? और यकीन मानिए आप उस पेपर को लिखने में कामयाब होंगे, अगर आपने 7 दिन हम पे भरोसा करके यहाँ पे आप मेरे सामने बैठे हो तो। आज बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम इसकी नहीं जाएंगे, क्योंकि शुरुआत हम ऐसे से करेंगे। और आज ही बताऊंगा तो फिर काफी लोग रह जाएंगे, क्योंकि अभी ग्रुप में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सबको बराबर का चांस दिया जाएगा ज्वाइन करने का। और वैसे भी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इंट्रोडक्टरी सेशन होगा 9 बजे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं आपस में बात करके। और आप लोगों को भी मुझसे बात करके ये समझ में आ जाएगा कि आगे फर्दर 7 दिन मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। ठीक है? तो आप लोगों ने अपना मन बना लिया होगा, रहना है या नहीं रहना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। पर जो रहेंगे वो रूल्स में रहेंगे, जैसे कि अभी फिलहाल ऋतिक, राहुल या काफी लोगों ने, दीपक, इन्होंने कैमरास बंद कर रखे हैं। अगली बार से मत आना भाई लोग, मत आना अगली बार से। क्योंकि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो कही हुई बात को मान ना सके, जो कि उनके फायदे के लिए की जा रही है। आप लोगों से मुझे कोई फायदा कभी नहीं होगा। आप लोग फ्री वर्कशॉप में हो, मुझे कोई फीस नहीं मिलेगी। आप लोगों का सिलेक्शन हो भी जाएगा, मैं आप किसी का रिजल्ट क्लेम नहीं करता। आप लोगों ने आज तक चैनल पे एक सिंगल पोस्ट नहीं देखी होगी कि उसका सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं आप लोगों को कोई कोर्स नहीं बेचूंगा, एक दिन भी नहीं कहूंगा कि ये कोर्स ले लीजिए, वो कोर्स ले लीजिए। कोई एडवर्टाइजमेंट ना मैं चैनल पे करता हूं, ना ही कहीं और करता हूं, ना ही इस पूरे के पूरे वर्कशॉप में करूंगा।
मैं आप लोगों को पीडीएफ्स भी देता हूँ बहुत सारी बना बना करके टेस्ट की और चीजों की, उनमें एक सिंगल आपको एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा, वो प्योर कंटेंट होगा। मैं ऐसा नहीं करता कि 2 क्वेश्चन दे करके 4 पेज उसमें एडवर्टीजमेंट के लगाऊं। तो भरोसा करना ना करना आप लोगों के हाथ में है, लेकिन यहाँ आए तो डिसिप्लिन और रूल्स में रह कर आइए। बाकी जो आए उसका भी भला, जो ना आए उसका भी भला, क्योंकि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ एडमिशन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा काम था ये करना कि ये जो मेरे पास क्वेरी आती है कि आपने एडमिशन नहीं दिया, इसमें हमारी क्या गलती, कि ठीक है मैं अपने 7 दिन आप लोगों को डेडिकेट करता हूँ। अगर आप सीख पाएंगे तो इन्हीं में सीख लेंगे, वरना मेरे पास एडमिशन लेने का भी कोई फायदा नहीं था। आपके मन में ये ना रहे कि एक अच्छा चांस हमारे हाथ से चला गया, पता नहीं क्या सिखा रहे होंगे। आपको मौका मिल जाएगा ये पता करने का कि हम सिखा क्या रहे हैं। तो वो मन में ये नहीं रहेगा कि क्या पता एडमिशन मिलता नहीं मिलता, होता नहीं होता, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो सारी चीजें आपके दिमाग से क्लियर हो जाए। जितना मैं बाकी अपने एडमिशन वाले बच्चों को सिखा रहा हूँ उतना ही मैं आपको सिखाऊंगा, उतना ही अनुशासन और प्रेम उनसे है, उतना ही आप लोगों से है। आप कहेंगे मैं शुद्ध हिंदी में चलूंगा, आप कहेंगे मैं शुद्ध अंग्रेजी में चलूंगा, आप कहेंगे मैं दोनों में चलूंगा। आप रीजनल लैंग्वेजेस में जाना चाहेंगे, मैं रीजनल में भी चल दूंगा। बस ये निर्भर आप लोगों पर करता है कि आप लोग इस चीज का फायदा उठा पाएंगे या नहीं। तो हम सोमवार से शुरू करेंगे, मंडे से। अब आप लोग ये बताइए कि नाइट में आफ्टर 9 आप लोगों को चाहिए, मतलब लेट इवनिंग, या इससे पहले चाहिए? 8 से पहले तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। 8 के बाद आप लोग अपना टाइम मुझे बताइए कि 9 पे, 9:30 पे, 10 पे आप लोग कब आना चाहेंगे। 8 से पहले तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। 9 पे ज्यादातर लोगों का नो ही आ रहा है। चलिए ठीक है, वैसे भी आप लोग कहीं और पे कोचिंग करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ कॉलेज में हैं, तो 9 बजे तक आप घर पे आकर के अपना खा पी करके फ्री हो सकते हैं। ठीक है, नहीं 9 बजे ही करते हैं। ठीक है, मैसेज करना बंद कर दीजिए प्लीज, देख लिया मैंने, 9 बजे कर लेंगे। अगर ऐसी बात होगी कि आप लोगों को ज्यादा लेट हो रहा होगा और क्लास लंबी चल रही होगी, तो 7 से बढ़ा देंगे क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर देंगे कि कल करा देंगे, और 7 से ज्यादा करा देंगे, 10-11 क्लासेस करा देंगे। आप लोग अच्छे से करेंगे तो बिल्कुल कराएंगे। अब किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो मुझसे अभी पूछे। हाँ जी, ब्रजेश यादव जी। सर मेरा डाउट था कि क्या वहाँ पार्शियलिटी होती है क्या? मान लीजिए कोई पेपर हिंदी में लिखता है और कोई इंग्लिश में लिखता है, लाइक नहीं सर, यूपीएससी सीएससी को लेके हमेशा नहीं जो सर, होता है। ओके सर। मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आप अच्छे लिखोगे तो आप हिंदी में भी लिखोगे, अंग्रेजी में भी लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर पार्शियलिटी हो कैसे सकती है, मैं ये नहीं मानता। जब आप अपना मीडियम चूज करते हैं कि आप कौन सी भाषा में पेपर लिखेंगे, तो आपकी कॉपी एक पर्टिकुलर प्रोफेसर के पास ही जाती है। ठीक है, हिंदी वालों की हिंदी वाले के पास जाती है, अंग्रेजी वालों की अंग्रेजी वाले के पास जाती है। तो हिंदी वाला अंग्रेजी वाले से पार्शियलिटी करेगा कैसे जब उसकी कॉपी उसके पास जाएगी ही नहीं। अब जो सारी कॉपी हिंदी की चेक कर रहा है, अभिषेक सर की क्लास रहती है 9 बजे, सर उसे डिफर करा देंगे 7 दिन के लिए, उसे आप 10 बजे, 10:30 बजे कर लीजिएगा। अभिषेक सर से मैं बात कर लूंगा, या फिर उसे 8 पे करा देंगे। तो ऐसी पार्शियलिटी कुछ नहीं होती, ये सब अपने दिमाग से वहम निकालिए। अच्छा लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और 200 में से 200 हमें लाने भी नहीं है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो टारगेट करिए 180 प्लस इन पेपर 1, 100 प्लस इन पेपर 2 एंड 100 प्लस इन इंटरव्यू।
जब आप लोगों का सिलेक्शन श्योर होगा। इससे नीचे आप कहीं भी स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर नहीं है, किस्मत के भरोसे है। लेकिन अगर आपको श्योर होना है तो 180 पेपर 1 में, 100 पेपर 2 में और 100 इंटरव्यू में आपको लाना होगा। आईबी का भी एग्जाम है तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कुछ। आईबी की अभी ऑफिशियल आप लोगों की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है कि कब एग्जाम होगा। अनऑफिशियल हमारे पास डेट है कि 16, 17 और 18 को पेपर होना है। ठीक है, तो 16 से लेकर 18 तक हमारे पास अनऑफिशियल डेट है। और शायद मैंने ये डेट आप लोगों को बता दी थी 21 या 22 अक्टूबर में कि 16, 17 और 18 जनवरी को आप लोगों का आईबी का एग्जाम होगा। तब तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया था। तो अगर ऑफिशियल हो जाता है आने वाले 3 से 4 दिनों में, तो सभी लोगों से एक वोट करा करके, क्योंकि वो लगभग सभी लोगों ने भरा होगा, क्राइटेरिया एक जैसा ही है और वो जॉब भी अच्छी है, मैं तो ये मानता हूँ। तो फिर इस जो वर्कशॉप है इसे हम डिले कर देंगे एग्जाम के बाद के लिए। आप आईबी का एग्जाम अच्छे से दे के आइए, उसके बाद करा देंगे। अगर अभी होता है 5, 7, 10 दिन में ही अगर पेपर होता है तो ठीक है, तो फिर हम पूरी वर्कशॉप को डिले कर देंगे उस एग्जाम के बाद के लिए, क्योंकि किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आईबी का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी ने फिल कर रखा होगा। उस पर काम भी सभी को करना चाहिए। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है। सर बेस्ट स्कोर क्या रहेगा किसमें? सर बेस्ट स्कोर मैं बता देता हूं आप सभी को। बेस्ट स्कोर होता है 100% स्कोर। 100% स्कोर बेस्ट स्कोर होता है, और सेफ स्कोर भी वही होता है। उससे नीचे 1 नंबर कम भी बेस्ट नहीं है। और किसी को कोई डाउट? ओम वाघमारे जी सर। Yes, hi sir, this is Om, and I was having doubt like how are we gonna go about the lectures? Like, are we just gonna cover like how to approach every part, like essay, argument, from where to collect content and all, or are we again gonna do practice as well? Like, are we gonna do प्रैक्टिस एज practice वेल। as well? Okay, यस, thank you, sir. प्रैक्टिस एज वेल। Yeah. आप सभी लाइव मेरे सामने बैठ करके लिखेंगे, चिंता मत करिए। अनुराग सिंह। सर, सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि अगर कोई भी टॉपिक मिलता है, उसके इंट्रोडक्शन या फिर कुछ भी स्टार्टिंग करता है लिखने में, तो थॉट्स क्लियर नहीं होते या फिर समझ में नहीं आता कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, लिखे कहाँ से? यही सिखाने तो आए हैं। सर वही है, क्वेरी है। वही सिखाने तो आए हैं, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? ओके सर। जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि लिखना क्या है, आप उसके लिए थॉट्स ला कैसे सकते हैं? आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं पता है। आप लोग YouTube पर वीडियोस देखते हो, बहुत सारी वीडियोस तो ऐसी हैं जो बताती हैं ये लिख लीजिए, वो लिख लीजिए। इवन आप लोग कोचिंग्स लेते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को उसमें मिलते हैं, आप वो देख भी लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो। आप लोगों को फीडबैक मिलता है, फीडबैक के नाम पे मजाक मिलता है। आप लोग कहीं पे राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, उधर से कॉपी पे 4 जगह लाल पेन चल जाता है और लास्ट में लिखा आता है हैप्पी लर्निंग। ये आप लोगों के लिए फीडबैक है, और यही दिया जा रहा है। आप लोग खुश होकर ले भी रहे हो, तो क्या कर सकते हैं? कोई यूट्यूब पे आके बोलता है कि आप वर्ड लिमिट में लिखिए, इतने वर्ड्स यहाँ लिखिए, उतने वर्ड्स वहां लिखिए, और बताते बताते खुद ही वर्ड लिमिट्स को एक्सीड कर जाता है। इंट्रोडक्शन में 60 लिखिए, मेन बॉडी में इतने लिखिए, उतने लिखिए, टोटल मिला के देखो उन्हीं के 300 से ऊपर हो जाता है। तो बहुत जगह भागोगे और अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, तो पॉसिबल नहीं है।
और टॉपिक देने के बाद में सिर्फ ये लाल पेन चलाने से कुछ नहीं होता, आपको एक रिटर्न फीडबैक चाहिए, कम से कम 2-3 पैराग्राफ का एक रिटर्न फीडबैक आपको मिले। उसके बाद आप लोग उस टॉपिक पर जिसने कॉपी चेक की है या जिसने वो टॉपिक दिया है, जिसने वो टॉपिक क्रिएट किया है, उसके साथ एक डिबेट होनी जरूरी है, ताकि वो बताए कि क्या लिखना था और आपने क्या लिखा है और दोनों की गलतियां कहाँ रही। तो मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से जाने के बाद आप लोग 3-3, 4-4 लोगों के जो फ्रेंड सर्कल में हैं ग्रुप बना करके अपने हर एक टॉपिक पर अच्छे से डिबेट करिए, बहस करिए, समझिए, अच्छा रहे। हाँ जी, माही सिंह जी, हाथ उठाया आपने। सर एक छोटा सा डाउट पेपर 1 को लेके है। जी, सर ये ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज इनफ होंगी? मोर देन इनफ होंगे मैम। सर 9, 10th 11th और 12th? नहीं नहीं, 6 to 12। 6 to 12th। ओके सर। और आप सर वो एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं, पेपर 1 भी, CDS भी और उससे रिलेटेड कोई भी। आपको सिर्फ 2 चीजें बहुत अच्छे से कवर करनी है, 6 to 12 NCERTs, साथ ही उस पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके सर। एंड सर हिस्ट्री को लेके डाउट था थोड़ा, उसमें जी बोलिए। एंशियंट हिस्ट्री है सर। जी, एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बन पाते। मैंने एनसीईआरटी कवर कर ली है 6 to 12th, फिर भी नहीं, काफी बार नहीं हो पाता। वो साउथ मैम की जो एक हिस्ट्री बार की आपने NCERT कवर कर ली है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप सारे प्रीवियस ईयर कीजिए, उसके बाद फिर से एक बार NCERT कीजिए, जब आपके क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। आप एक रीडिंग से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। ओके सर, थैंक यू सर। ये बोल रहे हैं मेरी NCERT के लिंक्स नहीं हो पा रहे। सर जहां पे मैंने NCERT का लिंक दिया है ना, उसके नीचे मैंने एक लाइब्रेरी ग्रुप का लिंक दिया है। पहले वो लाइब्रेरी ग्रुप आपको ज्वाइन करना होगा, उसके बाद वो लिंक का आप एक्सेस कर पाओगे। तो लाइब्रेरी नाम का जो ग्रुप है वो एक बार ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आप जिस भी लिंक पे क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। समस्या ये है कि आप लोग पेपर 1 भी कर रहे हो, कुछ सेल्फ कर रहे हैं, कुछ कहीं और से कर रहे हैं, कि जैसे भी कर रहे हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस आप लोगों के दिमाग में डाले जाते हैं। मैं टाइम टाइम पर इनसे रिलेटेड पोस्ट चैनल पे करता रहता हूँ। जैसे जो अभी आते ही पहला मुद्दा माही मैम ने उठाया था कि डिसिप्लिन नहीं रहेगा अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा। मैंने ये मुद्दा अभी शायद 3 या 4 दिन पहले ही चैनल पे उठाया था। मैंने डाला था कि सबसे बड़ी दिक्कत है ये एट योर कन्वीनियंस की फीलिंग, कि लेक्चर है, रिकॉर्डेड है, बाद में देख लेंगे, यूट्यूब पे वीडियो है, बाद में देख लेंगे, टेस्ट हमारे कन्वीनियंस पे हम कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि ये आपके 3-4 साल तो खा चुका है ऑलरेडी। आपके 3-4 साल से जो आप बेरोजगार बैठे हो, ये सिंगल रीजन है कि बाद में कर लेंगे। असल में आप लोग विद्यार्थी हो, और विद्यार्थी अपनी मर्जी से तो नहीं पढ़ता, उसे तो पढ़ाना पड़ता है। और अगर आपकी मर्जी पे कुछ चीजें छोड़ी जाएंगी तो आप उन्हें नहीं करोगे। आप लोगों के मोबाइलों में, आप लोगों की टैबलेट्स में, लैपटॉप्स में कितनी पीडीएफ्स होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टिल आपने आज तक खोल के नहीं देखी। जिस दिन डाउनलोड की थी उस दिन लगा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बाद में करूंगा, और वो रख ली और बाद में खोल के नहीं देखी। बहुत सारी होंगी ना। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस को आप चूज करके रख लेते हो, मार्क करके रख लेते हो कि ये वाली इंपॉर्टेंट है, बाद में देखूंगा। आप जहां से कोचिंग लेते हो, अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले हुए हैं, पहली बात तो रिकॉर्डेड लेक्चर से बुरी चीज कोई होती नहीं, बट स्टिल आपको वो मिले हुए हैं। कितनों ने वो सीरीज कभी पूरी की है बीच में ही ना छोड़ कर? और शुरुआत होती है छोड़ने की कि आज वाला कल देख लूंगा, और फिर वो कभी कल आया ही नहीं। चलो ये तो फिर भी लेक्चर्स वाली चीज है। मैं तो मानता हूं कि वो लेक्चर लेक्चर ही नहीं है जिसमें आप अपने टीचर से बात ना कर सकें। वो लेक्चर ही बेकार है। जब तक आप उन्हें सामने से ये ना बताएं कि मेरी समझ में क्या आ रहा है और मेरे क्या डाउट्स हैं, तब तक कोई बातचीत ही नहीं है।
आप लोगों ने एक चीज तो जरूर खरीदी होगी, आधे से ज्यादा लोगों ने, क्विज ग्रुप, क्विज चैनल्स, टेस्ट सीरीज खरीदी है। कोई 200 में बेच रहा है, कोई 500 में, कोई 1000 में, कोई 2000 में, बहुत सारे बेच रहे हैं। सच बताओ, रेगुलर किए हैं कभी वो? एक दिन के छूट जाए, 2 दिन के छूट जाए, तो उसमें 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं। वो 50-60 करने की जगह डायरेक्ट लेटेस्ट पे पहुंचते हैं, नीचे स्लाइड करके जाते हो ना, छोड़ देते हो बाकी बीच के। तो ये जो एट योर कन्वीनियंस की चीज है, ये आप लोगों के दिमाग में बहुत गलत बैठी हुई है। आपको तो सामने से डंडा लेके पढ़ाना पड़ेगा, तब आप पढ़ोगे। क्योंकि एट आवर कन्वीनियंस तो एक ही चीज होती है, रिजाई में लेट के सो जाना या फिर इंस्टाग्राम पे रील देख लेना। वो तो है कन्वीनियंस में हमारे पूरे, बाकी हम कोई कन्वीनियंस नहीं है। तो ये जो कन्वीनियंस वाला कीड़ा दिमाग में बैठा हुआ है कि बाद में कर लेंगे, ये आप लोगों को पास नहीं होने दे रहा। ये डाला भी कोचिंग्स ने है, सच बता रहा हूँ, डाला भी उन्होंने ही है। अगर वो डेली आपकी रिपोर्ट लें, आपने कितने किया, कितना नहीं किया, कैसा किया, आज किया नहीं किया, तो शायद आधे सुधर जाते। बट वो लोग भी दे के छोड़ देते हैं, आप लोग भी लेके छोड़ देते हो। कोई आप लोगों के परफॉर्मेंस पे नजर रखी नहीं जा रही। दूसरा रीजन, मिसकंसेप्शन में दूसरा मिसकंसेप्शन है कि नोट्स का मतलब होता है छोटा। आप लोगों को ये चीज सिखा दी गई है कि नोट्स मतलब छोटा करके लिखना, कि तेरे नोट्स कितने पेजेस में बने, मेरे तो 2 पेजेस में बन गए, मेरे तो 4 पेज में नोट्स आ गए। मैंने तो पूरी किताब के नोट्स मात्र 30 पेज में बना लिए। पूरे महीने की करंट 30 पेज में ले लो, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। आप लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि नोट्स मतलब छोटा, चाहे जब उन्हें पढ़ने बैठो घंटा समझ में ना आए, वापस से किताब खोलनी पड़े, ये मैंने बनाया कहां से था, वापस से गूगल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, अपने ही नोट्स को गूगल कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है जो मैंने लिखा है। लेकिन छोटा करने के चक्कर में तब वो बना लिया, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में डाल दिया गया नोट्स मतलब छोटा करके लिखना। जबकि नोट्स का असल मतलब होता है कि जिस सोर्स से आपने पढ़ा है, चाहे वो इंटरनेट हो, वीडियो हो, किताब हो, कुछ भी हो, उसकी हार्ड लैंग्वेज से जो आपने सीखा उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना। क्योंकि आप किताब में कोई कॉन्सेप्ट आता है, आप उस कॉन्सेप्ट को यूट्यूब करते हो, गूगल करते हो, अच्छे से समझते हो, फिर जो आपने समझा आप उसे अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी में लिख लो, पूरा शॉर्ट करके नहीं, उसे समझ के लिख लो। फिर जब आप उसे अगली बार पढ़ोगे तो वो आपकी लैंग्वेज में है, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा। इसे कहते हैं नोट्स। बट आप लोग उसे छोटा करके लिख रहे हो। तो पहले जो आपने गूगल किया था, यूट्यूब किया था, वो आपने तब समझ लिया, बस अपनी लैंग्वेज में वापस लिखा नहीं, छोटा करके लिख लिया। अब वापस से रिवीजन की बारी आई, अपने नोट्स उठाए, फिर गूगल करना पड़ रहा है, फिर उतनी ही रिसर्च करनी पड़ रही है, फिर उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हो। होता है ये। तो आप लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि नोट्स मतलब छोटा करके लिखना, जबकि नोट्स का मतलब है कि आप क्या समझे वो अपने हाथ से लिखना। लेकिन छोटा छोटा, बस 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, पेज गिन रहे हो बैठ के। तीसरा है मिसकंसेप्शन कि आप टेस्ट सीरीज लोगे तो उससे आपका भला हो जाएगा। टेस्ट सीरीज, मैं मानता हूं कि अगर 100 बच्चे टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, मैं किसी टेस्ट सीरीज की बुराई नहीं कर रहा हूं, टेस्ट सीरीज सारी अच्छी होती है, मैं मानता हूं लेनी भी चाहिए, सारी अच्छी होती है। कंटेंट किसी का बुरा नहीं होता, बहुत मेहनत करके सब बनाते हैं, सारे कोचिंग्स को मैं साफ सामने से कह रहा हूं, मैं उन्हें सपोर्ट करता हूं, बहुत मेहनत से कंटेंट बनता है, सब बनाते हैं।
लेकिन असल में आप लोग उस कंटेंट को यूज करना नहीं जानते। आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी गई, आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, लेकिन आपने टेस्ट से सीखा क्या? कुछ नहीं। आप सिर्फ टेस्ट से अपना स्कोर देखते हो कि मेरा स्कोर क्या चल रहा है। आप उससे ज्यादा उस टेस्ट से कुछ नहीं सीखते। आपने कभी एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस नहीं की टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने किया है तो एक्सप्लेनेशन पढ़ ली है, वो भी गलत क्वेश्चंस की, जो आपसे गलत हो गए। ये आपने मैक्स काम किया है उसमें। जबकि आपको क्या करना चाहिए कि पेन उठा करके एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस आपको अपने हाथों से करना चाहिए। ये क्वेश्चन क्यों बना, कहां से बना, मेरे नोट्स में कहां है, मेरी किताब में कहां है, मेरे से ये गलत क्यों हुआ, या ये मेरे से सही क्यों हुआ। आपको सही भी पढ़ना चाहिए कि ये मुझसे सही क्यों हुआ, ये मेरे नोट्स में है या नहीं है, मैंने आज से पहले ये चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। नहीं, आप कोई एनालिसिस नहीं करते। आप देखते हो स्कोर, और जो स्कोर से थोड़ा आगे निकल जाते हैं वो सिर्फ वो देखते हैं रॉन्ग क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन, वो भी जो टेस्ट मेकर ने ही प्रोवाइड की हो अपने आप सर्च करके, तो वो भी नहीं देखते। ये तीसरी गलती है आप लोगों की। एक छोटी सी गलती जो आप लोग पेपर अटेम्प्ट करने में करते हो या टेस्ट अटेम्प्ट करने में करते हो, एक छोटी गलती और है कि आप क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढते हो, जिसके प्रोसेस में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, और उसे आप घर पे आके बोलते हो इतना इजी क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, ये तो सिली मिस्टेक हो गई। ये सिली मिस्टेक नाम का जो वर्ड है वो वहां से इजाद हुआ है, क्योंकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आता। हमें एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए, तो 4 ऑप्शंस में से हमें यह देखना चाहिए कि बाकी 3 गलत क्यों हैं। हम देखते हैं कौन सा एक सही है। जैसे ही हम ये ढूंढते हैं कौन सा एक सही है, हमें 2 में कंफ्यूजन, 3 में कंफ्यूजन हो जाता है। जबकि हमें यह देखना चाहिए कि बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों है। कोई एक सही है तो बाकी 3 गलत क्यों है। अगर इस तरीके से हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो हमारी नॉलेज, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो कामयाब होगी, कि हमें 3 चीजें और पता चलेगी। अभी हम एक क्वेश्चन से एक चीज सीख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सही कैसे हुआ, जबकि हमें यह सीखना चाहिए कि बाकी 3 चीजें गलत कैसे हुई और एक सही कैसे हुई, तो हमें 4 कॉन्सेप्ट एक साथ समझ में आए। तो आप लोग पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो रिसोर्सेज का। आप पीडीएफ्स लेके डाल रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर लेके डाल रहे हो, यूट्यूब की प्लेलिस्ट बना के डाल रहे हो, टेस्ट सीरीज लेके डाल रहे हो, क्वेश्चन क्विज़ खरीद के डाल रहे हो, बस सिर्फ पैसा और टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सा पेपर करना है, आपको पता होना चाहिए आपको करियर में क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने एज पे, कौन सी एज पे क्या काम करना है। कुछ लोग 5-5 साल से लगे हुए हैं एग्जाम के पीछे। क्या फायदा हो जाएगा अगर आप आखिरी अटेम्प्ट में पास हो भी गए। आपकी लाइफ का जो प्राइम टाइम था वो तो खराब हो गया। की एज में आप ऑफिसर बन भी गए, क्या करोगे? तब आपके घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, शादी, बीवी, बच्चे, पति, खानदान, स्कूल, पढ़ाई, रिश्तेदार। तो आपका जो मोटिवेशन था देश के लिए काम करना, खुद की लाइफ जीना, ऑफिसर बनना, वो इज्जत, वो वर्दी, वो रुतबा, वो तो तब है ना जब आप 22-23 तक वो वर्दी पहन लो। पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है दोस्त। पैसा कमाने के लिए कोई आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होती। पैसा कमाने के लिए तो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आप कहीं से भी कमा लें। तो आप ये सारी गलतियां छोटी छोटी दूर करेंगे, और इन सारी गलतियों का एक निवारण, डिसिप्लिन में आ जाइए। कुछ टाइम डिसिप्लिन में रहिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। टेस्ट अटेम्प्ट करना है, डिसिप्लिन में रहिए। पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन में रहिए। क्लासेस लेनी है, डिसिप्लिन में रहिए।
आप खुद के साथ नरमी क्यों बरतते हैं? खुद पे रहम क्यों करते हैं आप? खुद सोच के देखिए, क्या आप रहम करने लायक हैं? आप खुद के ऊपर रहम क्यों करते हैं कि पढ़ा नहीं जा रहा, लेट जाता हूँ, पढ़ा नहीं जा रहा, बाहर घूम लेता हूँ? क्यों? पढ़ा नहीं जा रहा, खुद को ये नहीं कह सकते पढ़ा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, बैठ के पढ़। खुद के ऊपर रहम क्यों? तो इस रहम को हटाइए, डिसिप्लिन को लाइए। 7 महीने हैं आपके पास। 7 महीने में इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी जर्नी को खत्म करिए। खुद को ये समझाइए कि धीरे धीरे में 5 साल लगेंगे और 1 साल की खुद के साथ सख्ती बरतूंगा तो 1 साल में खत्म कर दूंगा। थोड़ा थोड़ा दर्द 5 साल के लिए ले लीजिए, या 1 साल पूरा भरपूर दर्द ले लीजिए और फिर मजे करिए। क्योंकि पढ़ाई आपके लिए दर्द ही है ना, सर का। तो इसे जितनी जल्दी खत्म क्यों नहीं करते, फिर लेके क्यों बैठे हो 5-5 साल के लिए? अरे जिस काम से दर्द हो उस काम को तो जल्दी खत्म करना चाहिए, उसे लेके थोड़े बैठे रहना चाहिए। तो इसे खत्म क्यों नहीं करते? इस प्रोसेस को जल्दी खत्म करिए। अगर आपको पढ़ाई नर्क भी लगती हो, ये लगता हो कि नहीं भैया मेरे से तो होगी नहीं, मर जाऊंगा, तो 1 साल मर के देख लो क्या होगा। अब तो 1 साल भी नहीं है, 7 ही महीने हैं, मर के देख लो। वैसे मैंने आज तक देखा नहीं है ऐसा कि ज्यादा पढ़ाई करने से कोई मर गया। आज तक मेरे सामने एग्जाम्पल नहीं आया कि ज्यादा पढ़ाई कर रहा था मर गया। ब्रेन ट्यूमर किसी को नहीं हुआ ज्यादा किताबें देखने से। तो पेपर 2 आप लोगों को जितना मैं समझाऊंगा उससे ज्यादा आप लोगों को समझना होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, वो आपको करनी होगी, क्योंकि सिर्फ समझने से भी कुछ नहीं होगा। अब से जब तक ये वर्कशॉप खत्म नहीं होती, आपकी सारी समस्याएं मेरी समस्याएं, अदर देन फाइनेंशियल कंडीशन, उसमें मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। पैसे मत मांगना, बाकी समस्याओं को देख लेंगे। तो ठीक है, आप चलते हैं, फिर मंडे में 9 बजे से मिलते हैं। सर एक डाउट है आपसे। हाँ जी सर, मेरे से डाउट है, पूछो, यहीं बैठा हूँ। हाँ सर, ये मतलब पढ़ाई ये अभी ये पेपर 1 पेपर 2 CAPF से रिलेटेड नहीं है, बट इन जनरल है। हम्म, सर जैसे कभी कभी ऐसी सिचुएशन, स्टेलमेट टाइप की सिचुएशन आती है कि अलग अलग अपॉर्चुनिटीज रहते हैं और ना वो कंफ्यूजन आ जाता है कि किसको करूं किसको छोड़ूं। तो वैसे वाले टाइम में मतलब क्या किस हिसाब से अपना प्लान करना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा वो डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और कुछ भी हो नहीं रहा है। तो वैसे टाइम में कैसे मतलब प्रायोरिटाइज करें और किस हिसाब से काम को मैनेज करें? अपॉर्चुनिटीज अगर ज्यादा हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किसके लिए सबसे ज्यादा तैयार हैं, और अगर हम तैयार नहीं हैं किसी के लिए भी, तो हमें ये देखना चाहिए कि तैयारी के लिए सबसे ज्यादा किसके लिए समय बचा हुआ है। अगर हम पहले से तैयार नहीं है तो ये देखिए सबसे ज्यादा लेट कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसकी तैयारी में समय मिल जाए। लेकिन आप लोगों के साथ में क्या होता है कि आप अपॉर्चुनिटीज पे कूदते घूमते हो, एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी पे, जो उनसे सामने आ जाती है उस पे जंप कर जाते हो। आप लोगों को क्या है कि प्यास लगी हुई है और हाथ में आप लोगों के फावड़ा है, जहां पे दिखता है कि यहाँ पे पानी निकलेगा वहीं पे खोदना शुरू कर देते हो, वहां पे नहीं निकलता, 2-3 मिनट बाद दूसरी जगह जाके खोदने लगते हो, है ना, जगह जगह। तो जल कहाँ निकलेगा भाई, जहां एक लगातार खोदते रहोगे या बार बार जगह बदलने से? एक जगह जहाँ खोदेंगे। बस तो एक जगह खोदते रहो, जिस चीज पे लग गए लगे रहो। सर जी मैम। सर आईबी के लिए बता दीजिए। मैम कितनी बार बताऊं, कितनी बार बताऊं? जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उससे 1 महीना पहले भी बताया था, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन भी बताया था।
अलग से सेशन लेके बताया था, सेशन में 100 से ज्यादा लोग थे, शायद आप भी थी। अगर नहीं थी तो मैंने YouTube पे वीडियो डाली थी कि आपको क्या करना चाहिए। मैंने उस दिन सबको बताया था क्या करना है, अगर करते तो आज पेपर से डर नहीं लगता। मैं स्टिल आज भी बता रहा हूँ, अभी से भी, अगर कर पाओ तो कर लो। हर सब्जेक्ट के रोज 100 क्वेश्चंस सॉल्व करके एनालिसिस करिए जब तक एग्जाम नहीं आ जाता। 5 सब्जेक्ट हैं, रोज 500 क्वेश्चन पेपर आने तक होने चाहिए विद एनालिसिस। Sir, I have a question. जी मैम। Sir, I am a beginner and पेपर 2 के साथ साथ क्या आप मुझे पेपर 1 के लिए गाइड कर सकते हैं? मैम पेपर 1 की स्ट्रेटेजी में आप लोगों को लास्ट वाले दिन बता के चला जाऊंगा, आप अगर फॉलो कर पाएंगे तो कर लीजिए। Sure, sir. रिसोर्सेज सिर्फ 2 रखने हैं, एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर Yes, sir. क्वेश्चंस। Okay, sir. तो सारे ही सब्जेक्ट के लिए NCERT and previous year question. यस मैम। Okay, sir. Thank you. हेलो सर। जी सर। सर मेरा डाउट था पेपर 2 के रिगार्डिंग, हम लोग इंफॉर्मेशन कौन से सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट करें? कोई एक सोर्स आपको क्यों चाहिए? नो मीन लाइक यूट्यूब रहता है, फिर टेलीग्राम में भी बहुत सारे जो प्रोवाइड करते हैं, तो हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए? न्यूज चैनल्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, यूट्यूब पे अगर आप किसी को देखते हो, ओके सर। अगर आप किसी की वीडियोस को देखते हो तो आप उसका माइंडसेट फॉलो कर रहे हो, ना कि अपना क्रिएट कर रहे हो। मैं आप लोगों को अपनी सोच देने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को सोचना सिखाने आया हूं। मेरा प्राइम मोटो है कि मैं आपको सोचना सिखा सकूं, ना कि मैं अपनी सोच आप लोगों को देके जाऊं। तो अगर आप किसी का, आप लोग क्या करते हो कि एनसीईआरटी आप लोगों के पास में है, बट स्टिल आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते हो एनसीईआरटी सीरीज और देखते हो, तो वो जो आप सीरीज देखते हो, कोई आपको पढ़ाता है आकर के, मुझे ये बताइए कि क्या वो किताब पढ़ा रहा है या वो पढ़ा रहा है जो उसने किताब से समझा? अरे बताइए, वो किताब पढ़ा रहा है या वो पढ़ा रहा है जो उसने किताब से समझा? जो उसने जो किताब उसने से समझा। समझा वही पढ़ा रहा है। और आपको कैसे पता कि सही समझा? आप लोग करंट अफेयर्स के न्यूज के एनालिसिस देखते हो, तो आप वो न्यूज देख रहे हो या उस इंसान के उस न्यूज को लेकर जो व्यूज बने वो देख रहे हो? उस इंसान के व्यूज को देखते हैं हम लोग सर। इसीलिए तो फिर आप लोग पॉलिटिक्स में जल्दी फंस जाते हो, एक पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप डिसीजन को सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो इंसान किसी एक पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। तो आपका काम है सोचना सीखना, ना कि किसी की सोच को फॉलो करना। किसी के थॉट्स को आपको नहीं रखना है, अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए। और उसके लिए आपको फालतू के रिसोर्सेज छोड़ने होंगे। प्योर न्यूज पर, प्योर कंटेंट पर, प्योर डेटा पर फोकस करिए। उस डेटा को खुद से एनालाइज करिए और एनालाइज करने के बाद में जो आपके थॉट्स क्रिएट हो उन्हें रखिए। सर जी सर। सर वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था वो सर, CSIR SO के लिए सर, सेकंड पेपर के लिए सर जो मैनेजमेंट का है वो सर थोड़ा नहीं हो रहा था, इस पे सर यदि आप कुछ गाइड कर दें। सर सीएसआर का मैंने अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं देखा है, उस पर मैं कुछ बता नहीं सकता। ओके सर। कोशिश करूंगा कि एक मेरे वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बोल रहे थे 1-2 दिन में एक सेशन लूंगा तो उसमें बुला लूंगा सीएसआर वालों को। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी माही सिंह जी। सर न्यूज़पेपर द हिंदू सही रहेगा? न्यूज़पेपर कोई भी सही रहेगा, न्यूज़पेपर को कैटेगरी में डिवाइड मत करिए। अगर कोई घटना घटित हुई है तो वो सभी के लिए हुई है। अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध है तो सारे अखबारों में रशिया और यूक्रेन के बीच ही रहेगा, कोई रशिया और चाइना के बीच नहीं करेगा उसे।
ओके सर। जो आपको समझ आता है आप उसे फॉलो करिए, दूसरे को ये मत कहिए कि किसी ने द हिंदू पढ़ के पेपर निकाल लिया। आपने थोड़े निकाला, आपको जो पेपर समझ में आता है उसे पढ़िए। आपको केवल न्यूज़ पढ़ने से मतलब है ना, अखबार के नाम से क्या मतलब है? जो समझ में आए वो पढ़िए। खबर सब में सेम रहती है। सोनू कुमार। यस सर। सर गुड आफ्टरनून सर। हम जानना चाहते पेपर 2 का जो एसे वाला होता है पोर्शन, तो उसमें सर जो इसमें जैसे पिछला साल दिया था भौगोलिक एवं भाषाई विविधता पर भारत की वास्तविक संपत्ति है, जी इस टाइप के क्वेश्चन को मतलब टैकल कैसे किया जाए? सर, मैंने बताया जब पेपर 2 के लिए हम जब क्लासेस शुरू करेंगे तो सारी चीज़ों को समझाएंगे। आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्यों पूछना चाहते हैं? ओके जब मैं आपको निबंध सिखाऊंगा तो मैं निबंध के तरीके भी बताऊंगा कि ऐसे कितने टाइप के होते हैं, आपको कौन सा लिखना होता है, असर्टिव कौन सा होता है, आर्गुमेंटेटिव कौन सा होता है। तो वो सारे थैंक यू। एसेज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। एक दिन मैं आप लोगों को सारी चीजें सिखाऊंगा, फिर मैं अगले दिन के लिए टास्क दूंगा, वो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट दिन मैं आपके सामने बैठ करके आपसे लिखवाऊंगा। सर प्लीज टेक क्लासेस इन इंग्लिश टू। सर हिंदी वाले ज्यादा हैं, अंग्रेजी वाले कम। मैनेज कैसे करेंगे? इसीलिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिपीट करूँ। हाय सर। यस सर। सर मेरा डाउट सर ये था, मतलब इंग्लिश में बेटर सही रहता है या हिंदी में ऐसे? सर इंग्लिश में बेटर सही रहता है और हिंदी में निबंध। ओके सर। मतलब मैं वैसे हिंदी मीडियम से हूँ, अब सारा मतलब सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ। तो सर मुझसे वैलिडेशन चाहते हैं इस चीज का आप? नहीं सर, मतलब पूछ रहा था, मतलब हिंदी में सही रहता है ऐसे कि? सर मेरा कहना तो ये होता है, जब कोई मुझसे मीडियम पे पूछता है तो मेरा कहना तो ये होता है कि आप बाकी पेपर तो आपको इंग्लिश में लिखना ही है, केवल 80 नंबर की चॉइस आपको मिली है हिंदी में लिखने की। बाकी उसके अलावा 120 तो आपको अंग्रेजी में ही लिखना है। यस सर। तो फिर आप बाकी को भी क्यों ना पूरे को ही अंग्रेजी में लिख लें। ओके सर, थैंक यू सर। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हिंदी में पूरा पेपर लिख पाएंगे अगर आपके पास चॉइस होगी, वो तो है नहीं। ओके, थैंक यू सर। नवनीत मिश्रा। सर सर मैं पूछ रहा था सर कि सर आप क्लासेस कब से स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू वगैरह के, और फिर सर कोई आप पर्सनल क्लासेस लेते हैं क्या इंटरव्यू के लिए मतलब? जी सर बिल्कुल। क्लासेस चलाऊंगा, तकरीबन 15 से 16 क्लासेस या 20 क्लासेस तक होंगी जो मैं आप लोगों के लिए चलाऊंगा। हर क्लासेस की लेंथ 2 से ढाई घंटे की मिनिमम होगी। सर कब से उसके बाद स्टार्ट? मैं आप लोगों का डेफ एनालिसिस चलाऊंगा और उसके बाद आपके मॉक्स चलाऊंगा। ओके सर। तो सर आप पर्सनल इंटरव्यू लेंगे मतलब डेफ एनालिसिस करने के बाद? सर आप मेरे बारे में नहीं जानते पहले से? जानता हूँ सर, अमन भैया ने बताया था सर। किसने? सर उन्होंने बताया था आपके बारे में। अच्छा। ओके थैंक यू। आप कहीं पे कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। टोटल ओवरऑल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा A to Z 0 to 100 में ही लेके जाऊंगा, चिंता मत करो। कहीं और पे अब जाके मैं आपको देख भी रहा हूँ, आपके कई बार मैसेजेस के स्क्रीनशॉट आए हैं मेरे पास। आप अलग अलग ग्रुप्स में पूछते हैं इंटरव्यू कब होगा, आपकी इस बैच कब आएगा, फीस कब होगी। बहुत जगह देखे हैं मैंने आपके। ठीक है। अनेक इंटरव्यू किया सर, इंटरव्यू से मैंने डेफ वाले ग्रुप में किया था सर इंटरव्यू के लिए। नहीं नहीं, आपने कोर्सेज फीस बहुत चीज़ों की इंक्वायरी डाल रखी है। ऐसा कोई मैसेज नहीं है जो आप CAPF या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कहीं पे डालेंगे और वो मेरे पास नहीं आएगा घूम फिर कर। कब से सर आएगा? यत्र तत्र सर्वत्र हम ही हैं। तो आपका स्क्रीनशॉट आ गया था मेरे पास। ओके सर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं करना चाहिए या वो करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जहां से भी करिए एक जगह से करिए। ओके इधर उधर धक्के खाने से घूमने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको अपने पास नहीं बुला रहा हूँ, जहां पे भी जाइए
किसी एक इंसान पर भरोसा करके बैठिए और उसके साथ फिर पूरी मेहनत कीजिए, जी। तब काम होगा। ऐसे काम नहीं होगा कि आप एक जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ, वहां पे थोड़ा सा कर लेता हूँ, फिर कहीं और थोड़ा सा कर लेता हूँ, ओवरऑल रिजल्ट थोड़ा सा ही आएगा। तो जहां पे करिए शुरुआत से पूरा करिए, मेहनत करिए, जिसके साथ भी आप भरोसा करके बैठे हैं, जिस पे करना है उस पे करिए, मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात की। मेरे को भरोसा है सर, पर सर फर्स्ट इंटरव्यू थोड़ा सा सर डाउट भी हो रहा था सर। बिल्कुल है सर, आपके करियर की बात है, आपको डाउट होना अच्छी बात है। जी आप अपने करियर के प्रति जो है वो सचेत हैं, ये दर्शाता है कि आप नर्वस हैं, लेकिन ये नर्वसनेस आपको इंटरव्यू में भारी पड़ जाएगी, सर। नहीं पढ़ने देंगे। थोड़ा भरोसा करके बैठ जाओ कुछ दिन। अभी मैंने जो आप लोगों का एक इंटरव्यू सेशन लिया था कुछ दिन पहले, उसमें बताया भी था कि अभी आप लोगों के इंटरव्यू नहीं हो रहे अप्रैल से पहले, जी सर। उससे पहले आपके 1-2 एग्जाम्स हैं, उन पे फोकस करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो फिर चलते हैं सभी, अगली मीट में मिलते हैं आप लोगों को मंडे 9 PM। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टिल देन। ओके सर। ओके एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।